ये तब की बात है जब मैं 13 साल का था। मुझे उस रात एहसास हुआ कि अकेले होने पर भी अकेले न होने का एहसास बहुत डरावना होता है। वो कौन था, कहां से आया था, ये रहस्य आज भी मेरे बंद घर की दीवारों में जिंदा है। अक्टूबर महीने के अंतिम सप्ताह की एक सर्द शुक्रवार की रात थी, जब शहर में हल्की ठंडी हवाओं का पहरा शुरू हो चुका था। मेरे माता पिता एक समारोह के लिए बाहर गए थे और वे सुबह होने से पहले नहीं लौटने वाले थे। मैं अपने फ्लैट में अकेला था। मैंने अपने पड़ोसी और सबसे गहरे मित्र आर्यन को कॉल किया, जो मेरी ही उम्र का था और ठीक सामने वाले टावर के 12वीं मंजिल पर रहता था। सामान्यतः हम अपने स्टडी रूम में वीडियो गेम खेलकर समय बिताते थे, लेकिन उस रात हम दोनों ही बहुत बोर हो चुके थे। कुछ देर बाद आर्यन ने एक अजीब सुझाव दिया, लुका छिपी खेलने का। विचार शुरू में बचकाना लगा, क्योंकि खेलने वाले केवल हम दो ही थे, लेकिन हमारे पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। इसीलिए मैं भी सहमत हो गया। हमारे फ्लैट और बहुमंजिला इमारतों के बीच रात के अंधेरे में छिपने के लिए काफी स्थान थे। हमने इस खेल को और अधिक डरावना बनाने के लिए मुख्य हॉल और बेडरूम की सभी बत्तियां बुझा दी। केवल किचन में धीमी रोशनी जल रही थी। नियम बिल्कुल आसान थे, बाहर नहीं जाना, बालकनी या स्टोर रूम में नहीं जाना, अलमारियां, फर्नीचर के पीछे और बिस्तर के नीचे छिपना सब मान्य था। आर्यन ने पहले छिपने की इच्छा जाहिर की, इसीलिए मैंने ड्राइंग रूम के बीच में खड़े होकर आंखें बंद की और गंभीरता से 50 तक गिनती शुरू की। पहले मुझे उसके तेज कदमों की साफ आवाज सुनाई दी और फिर एक डरावना सन्नाटा छा गया। मैंने अपनी गिनती पूरी की और एक सख्त लहजे में आवाज लगाई कि मैं उसे ढूंढने के लिए आ रहा हूं। मैंने रसोई घर से अपनी तलाश शुरू की, जहां छिपने के लिए कोई ढंग की जगह नहीं थी। फिर मैंने दरवाजे के पास बनी छोटी पूजा अलमारी और हॉल के आखिर में बने बाथरूम की जांच की, लेकिन वो कहीं नहीं था। अब मैं सीढ़ियों से ऊपर की मंजिल की ओर गया। हर छोटी सी आहट मेरे दिल में भय जगा रही थी। मैंने पहले अपने माता पिता के बेडरूम की जांच की, बिस्तर के नीचे और बड़ी ड्रेसिंग टेबल के पीछे देखा। वह वहां भी नहीं था। मैं कॉरिडोर से होते हुए अपने कमरे में गया। कमरा बिखरा हुआ था, लेकिन इतना नहीं कि आर्यन छिप सके। मैंने फिर भी किताबों की अलमारी और स्टडी डेस्क के नीचे देखा। कोई फायदा नहीं हुआ। अब केवल कॉरिडोर के आखिर में बना गेस्ट रूम बचा था। दरवाजा आधा खुला था। मैंने उसे धीमे से धकेला, इस उम्मीद में कि वह अचानक मेरे सामने आकर मुझे डरा देगा, लेकिन कमरा बिल्कुल अंधेरा और शांत था। मैंने भीतर कदम रखा और चारों ओर नजर घुमाई। मैं बिस्तर के नीचे झुककर देखने लगा। आर्यन वहां भी नहीं था। मैंने बड़ी अलमारी का दरवाजा खोला, वह भी खाली थी। उस समय मुझे लगा कि शायद वह नीचे हॉल में ही कहीं है, इसीलिए मैं वापस नीचे चला गया। मैंने कपड़े धोने की मशीन के पीछे और सीढ़ियों के नीचे बने सामान रखने की जगह पर भी देखा। मैं बस हार मानने ही वाला था कि तभी वह मुझे सोफे के पीछे रखे कुछ सजावटी बक्सों के पीछे दुबका बैठा हुआ दिखाई दिया। वह हंसा और मुझसे पूछा कि मुझे कितना ज्यादा समय लग गया उसे ढूंढने में। अब छिपने की बारी मेरी थी। आर्यन ने गिनती शुरू की और मैं छिपने के लिए ऊपर चला गया। मैं गेस्ट रूम के बिस्तर के नीचे छुप गया। खुद को छिपाने के लिए मैंने बिस्तर की चादर को थोड़ा नीचे खींच लिया। जब मैं उस घने अंधेरे में लेटा था, मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। कुछ मिनट बाद मैंने उसे ऊपर आते सुना। लकड़ी के फर्श पर उसके कदमों की दबी हुई और धीमी आवाज साफ सुनाई दे रही थी। उसने पहले बाथरूम का दरवाजा खोला, फिर वह मेरे माता पिता के बेडरूम में गया। थोड़ी देर बाद कदमों की आहट कॉरिडोर से होते हुए ठीक उसी तरफ आई जहां मैं था। जब वो गेस्ट रूम में दाखिल हुआ तो मैं उसकी सांसों की लय सुन सकता था। वह बिस्तर के पास आकर ठहर गया। मैंने अपनी सांस रोक ली। कमरे में एक भयभीत कर देने वाला सन्नाटा फैल गया। मुझे लगा कि उसे मेरी छिपने की जगह का पता चल गया है और वह बस पलंग की चादर खींचने वाला है, लेकिन इसके बजाय वह वापस मुड़कर बाहर चला गया। मैं कुछ मिनट वहीं हैरान होकर लेटा रहा, यह सुनने का इंतजार करता रहा कि वह आवाज देगा कि मैं जीत गया हूं, लेकिन पूरे फ्लैट में अजीब सी शांति बनी रही। आखिर में मैं बिस्तर के नीचे से बाहर निकला, नीचे गया, यह सोचकर कि वह मुझे सोफे पर मिलेगा, लेकिन वो वहां भी नहीं था। मैंने जोर से आवाज लगाई कि खेल समाप्त हो गया है।
पीछे की बालकनी से एक कमजोर आवाज आई। उसने कहा कि वह अभी भी मुझे ढूंढ रहा है और पूछा कि मैं कहाँ छिपा था। यह सुनकर मैं हैरान रह गया। मैंने उसे आवाज लगाकर बताया कि मैं अब बाहर आ गया हूँ और लिविंग रूम में खड़ा हूँ। कुछ देर बाद मैंने उसे अंदर आते सुना। वह मेरे पास आया और बिल्कुल उलझन में दिख रहा था। उसने पूछा कि मैं कहाँ छिपा था। मैंने आर्यन को बताया कि मैं पूरे समय गेस्ट रूम के बिस्तर के नीचे था। वो मुझे वहां देखने तो आया लेकिन ढूंढ नहीं सका। आर्यन ने कहा कि वो तो गेस्ट रूम में आया ही नहीं। यह सुनकर मैं बहुत ज्यादा डर गया। अगर आर्यन वहां नहीं आया तो ऊपर हलचल कैसी थी। हमने थोड़ी बहस की लेकिन फिर उस बात को नजरअंदाज कर दिया। हमने एक और राउंड खेला लेकिन पूरे समय मैं अजीब सी घबराहट महसूस करता रहा। फ्लैट की छोटी सी आवाज से भी मैं उछल पड़ता था। एक बार जब मैं गिनती कर रहा था मुझे लगा कि मैंने ऊपर कुछ अजीब धीमी घिसटने की आवाज सुनी, लेकिन जब मैंने खोजा तो वहां कुछ नहीं था। मुझे आर्यन सर्वेंट रूम के बाथरूम में मिला। हम तब तक खेलते रहे जब तक हम दोनों थक नहीं गए। फिर हम लिविंग रूम में सोफे पर बैठ गए और मनोरंजन के लिए टीवी चालू कर दिया। तभी हम दोनों सन्न रह गए। ऊपर की मंजिल से एक जोरदार और भारी आवाज आई, जैसे कोई वजनदार वस्तु तेजी से जमीन पर गिरी हो। आर्यन ने पूछा कि क्या मेरे माता पिता इतनी जल्दी वापस आ गए हैं। मैंने उसे धीमी मगर कांपती आवाज में बताया कि वे अभी घर नहीं आए हैं। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। हम वहीं डरे सहमे बैठे रहे। कुछ देर बाद फ्लैट फिर से घोर सन्नाटे में डूब गया। आर्यन ने कहा कि शायद बालकनी के पास कोई सामान खिसक गया होगा। मैं यही मानना चाहता था, लेकिन तभी जब हम सुन रहे थे हम दोनों ने इसे स्पष्ट रूप से सुना। फर्श के तख्तों की धीमी घिसटने की आवाज, ऊपर कॉरिडोर में किसी के चलने की आवाज। हम एक दूसरे को घूरते रहे। हमारी रूह भय से कांप उठी थी। फिर मैंने फुसफुसाया कि शायद हमें चेक करना चाहिए। आर्यन ने कठोरता से मना करते हुए अपना सिर हिला दिया। लेकिन अगर कोई अजनबी घुस आया है तो हम बस यहाँ बैठे नहीं रह सकते। इसीलिए मैंने उसे मेरे ठीक पीछे रहने को कहा और सोफे के बगल में रखी क्रिकेट स्टंप उठा ली। हम सीढ़ियों तक गए और दबे पांव ऊपर चढ़ने लगे। फ्लैट इतना शांत था कि हम अपनी सांसों की आवाज तक सुन सकते थे। हमारे वजन से सीढ़ियां भयानक रूप से आवाज कर रही थीं। जब हम ऊपर पहुंचे तो मैंने गेस्ट रूम की ओर इशारा किया। दरवाजा अब पूरी तरह से बंद था, लेकिन मुझे अच्छी तरह से याद था कि मैंने उसे थोड़ा खुला छोड़ा था। हम वहीं पत्थर की मूर्तियों की तरह खड़े रहे। फिर दरवाजे के पीछे से एक अजीब आवाज आई, एक धीमी घिसटने की आवाज, जैसे संगमरमर के फर्श पर कोई भारी कपड़ा खिसक रहा हो। आर्यन ने फुसफुसाया कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। मैं जानता था कि हमें जाना चाहिए, लेकिन एक अजीब सी जिज्ञासा और डर ने मुझे वहीं जकड़ रखा था। मैंने स्टंप उठाया और दरवाजे तक पहुंचा। डर के मारे मेरे हाथ बुरी तरह से कांप रहे थे। मैंने हिम्मत करके दरवाजे को पूरी ताकत से धकेला। कमरे में अंधेरा छाया हुआ था, लेकिन बिस्तर और अलमारी धुंधले आकार में दिखाई दे रहे थे। वहां कोई नहीं था। अलमारी का दरवाजा आधा खुला था। मैं सावधान होकर करीब गया, जबकि आर्यन दरवाजे पर ही खड़ा रहा। मैंने अलमारी का दरवाजा झटके से खोला। अंदर केवल कोट और बक्सों के अलावा कुछ नहीं था। हम दोनों ने यह दिखावा करते हुए कि यह सब हमारे दिमाग का वहम था, राहत की सांस ली। लेकिन तभी जैसे ही हम बाहर निकलने के लिए मुड़े, हमने एक और आवाज सुनी। इस बार यह ऊपर नहीं थी, बल्कि नीचे से आ रही थी। मुख्य प्रवेश द्वार के खुलने और तुरंत बंद होने की आवाज। हम दोनों डर के मारे पूरी तरह से कांपने लगे। आर्यन ने फुसफुसाया कि फ्लैट में कोई है। मेरा दिल डूब गया। हम कॉरिडोर से दौड़कर मेरे कमरे में छिप गए और सभी लाइटें बंद कर दी। मैंने स्टंप को कसकर पकड़ रखा था। हमने सुनने की बहुत कोशिश की। पहले तो कुछ नहीं था। फिर नीचे की मंजिल पर कदमों की हल्की, सावधानी भरी आहट सुनाई दी। मैं पुलिस को फोन करना चाहता था, लेकिन मेरा फोन नीचे सोफे पर था जहां हम बैठे थे। मैंने फुसफुसाया कि शायद हम खिड़की से चुपके से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन वह बहुत छोटी थी। बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता हॉल से होते हुए मुख्य सीढ़ियों के पास से था। कदमों की आहट करीब आई। हमने रसोई घर के पास बालकनी का दरवाजा खुलने की आवाज सुनी। फिर कदम एक एक करके बालकनी के बाहरी हिस्से में चले गए। हम दोनों ने अंदर ही अंदर राहत की सांस ली। जो कोई भी था वह पीछे की ओर चला गया था, इसीलिए हमने उस समय का फायदा उठाकर भागने का निर्णय लिया। हम सीढ़ियों से नीचे भागे, रसोई घर से होते हुए
मुख्य दरवाजे से बाहर निकलकर तेजी से लिफ्ट की ओर भागे। हम सीधे सड़क पार आर्यन के फ्लैट पहुंचे। उसके माता पिता घर पर थे और जब हमने उन्हें डरावनी घटना बताई तो उन्होंने तुरंत पुलिस को फोन किया। अधिकारियों ने हमारे फ्लैट की ऊपर से नीचे तक बारीक तलाशी ली। उन्हें कुछ भी अजीब नहीं मिला। जबरदस्ती घुसने का कोई निशान नहीं था और बालकनी में भी कोई नहीं छिपा था। उन्होंने हमसे कहा कि यह शायद खेलते समय हमारे दिमाग का वहम था, लेकिन आर्यन और मैं दोनों जानते थे कि हमने असल में क्या सुना था। हम जानते थे कि जरूर कोई गड़बड़ है। ये सिर्फ हमारे दिमाग का वहम नहीं हो सकता। हफ्तों बाद तक मैं ठीक से सो नहीं पाया। हर छोटी आवाज से मुझे लगता कि कोई कॉरिडोर में है। वह आखिरी बार था जब मैंने लुका छिपी खेली थी। वैसे भी अब हम इसके लिए काफी बड़े भी हो चुके थे। आर्यन और मैंने इस बारे में फिर कभी किसी से बात नहीं की, लेकिन कभी कभी जब हम एक दूसरे को देखते हैं तो मैं अनुभव कर सकता हूँ कि हम दोनों उस भयानक रात को याद कर रहे हैं। वह रात जब एक सामान्य लुका छिपी का खेल एक खौफनाक याद में बदल गया था। आज भी इतने सालों बाद मैं उस बंद दरवाजे के पीछे की घिसटने की आवाज और पहली मंजिल पर उन अस्पष्ट कदमों की आहट के बारे में सोचता हूँ। हमें कभी पता नहीं चला कि वह कौन था। शायद कोई चोर जिसे एहसास हुआ कि हम अभी भी फ्लैट में हैं। शायद कोई जो हमारे भागने पर चुपके से बाहर निकल गया। मैं बस इतना जानता हूँ कि घर में किसी अजनबी की मौजूदगी को महसूस करना, खास करके जब आप अकेले हों, बहुत डरावना हो।